हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अब हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि इसमें ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चन नहीं बनते और इसमें कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा नहीं है। मुझे लगता है कि 3 से 4 क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, मीन्स ऊंचाई और दूरी। ये क्लास नंबर 1 है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट क्लियर करूंगा, फिर कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग क्या सीखेंगे, कॉन्सेप्ट में पहले कुछ पॉइंट सीखते हैं, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। अब देखिए, जैसे अगर यहाँ पे मैं बात करूँ आपसे, एलिवेशन एंगल किसे कहा जाता है, मीन्स उन्नयन कोण किसे कहा जाता है। तो आप ये जाने कि उन्नयन कोण किसे कहा जाता है। अगर मैं आपको फिगर बना के बताऊं ना, जैसे मैं मान लूँ, ये मैं मान लूँ कि आपकी क्या आंखें, यहाँ पे मैं मान लूँ कि ये क्या है, आपकी इस तरह से आंखें हैं। इस तरह से मैंने क्या मान लिया, ये आंखें हैं। अब यहाँ से देखिए, जब आप आंखों को बिल्कुल सीधे सीधे में देखेंगे, सीधे सीधे में अगर आप देखेंगे ना, तो ये क्या जो लाइन बनेगी ना, आंखों के सीधे सीधे देखेंगे तो ये जो लाइन बनेगी, इस लाइन को हम लोग क्या नाम देते हैं, हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं। मीन्स क्षैतिज रेखा हम लोग बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ना, अगर आप आंख के बिल्कुल सीधे सीधे में देखेंगे, ये जो लाइन बन रही है ना, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, आपके से क्षैतिज रेखा हम लोग बोलते हैं। क्षैतिज रेखा हम लोग बोलते हैं, मीन्स हॉरिजेंटल लाइन हम लोग बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइन हम लोग बोलते हैं। अब देखिए, अब मैं मान लो कि यहाँ पे एक क्या है, कोई वस्तु, यहाँ पे कोई वस्तु है, ये क्या है, कोई वस्तु हम लोग बोलते हैं, ये क्या है, कोई वस्तु हम लोग मानते हैं, ये कोई वस्तु, इस तरह से कोई वस्तु है। अब यहाँ से देखिए, अगर आप इस वस्तु को देखना चाहें तो आपका जो सिर है ना, हल्का सा ऊपर करना पड़ेगा। इस वस्तु को देखने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, आपका सिर थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, तो मीन्स आंखें थोड़ी सी ऊपर करनी पड़ेगी। तो अब देखिए, यहाँ से अगर आप इस वस्तु को देखना चाहेंगे तो देखिए, ये यहाँ से और यहाँ से, इसके बीच में जो एंगल बनेगा ना, इसके बीच के जो क्षैतिज रेखा है, और इसको हम लोग दृष्टि रेखा बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ ना, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट मीन्स अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग दृष्टि रेखा बोलते हैं, दृष्टि रेखा हम लोग बोलते हैं। देखा जाए तो ये जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बन रहा है ना, इसी एंगल को हम लोग क्या नाम देते हैं, एलिवेशन एंगल बोलते हैं, मीन्स उन्नयन कोण बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ये जो एंगल बना है, इसका नाम क्या है, आप इसी का नाम क्या है, एलिवेशन एंगल हम लोग बोलते हैं, मीन्स उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? एक बार फिर से बता रहा हूं कि मैंने क्या बताया। जैसे ही आपकी आंखें हम लोग मानते हैं, अगर आप आंखों को बिल्कुल सीधे सीधे में देखें तो ये जो लाइन बन रही है ना, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं। अब यहाँ पे कोई वस्तु, मैंने मान ली ये कोई वस्तु है। अगर आप इस वस्तु को देखना चाहते हो तो जाहिर सी बात है कि आपकी आंखें या सिर आपको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। सिर अगर आपने जो ऊपर किया तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा ना, इसी एंगल को हम लोग क्या नाम देते हैं, उन्नयन कोण नाम देते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में अगर लिखना चाहें तो चलिए मैं लिख रहा हूं। जब किसी वस्तु को, जब किसी वस्तु को हॉरिजेंटल लाइन से ऊपर देखा जाता है, यानी हॉरिजेंटल लाइन से अगर आप ऊपर देखेंगे, जब किसी वस्तु को हॉरिजेंटल लाइन से, हॉरिजेंटल लाइन से ऊपर देखा जाता है, ऊपर देखा जाता है, ऊपर देखा जाता है, तो उनके बीच का एंगल ही, उनके बीच का एंगल ही उन्नयन कोण कहलाएगा, ही एलिवेशन
एंगल कहलाता। वैसे ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको डिफिनीशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको ये पॉइंट समझनी थी जो मैं आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ। अगला पॉइंट देखा जाए, डिप्रेशन एंगल, अवनमन कोण किससे कहा जाता है, इसके बारे में जान लिया जाए। इसके बारे में हम लोग क्या जानेंगे, अवनमन कोण के बारे में जानेंगे। चाहे फिगर में ऐसा बनाऊं या आँख को इधर कर दूं और इधर कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको इस बार यहाँ पे कर रहा हूँ। जैसे मैं मान लो कि ये क्या है, हम लोग मानते हैं कि ये क्या है, एक पल के लिए आंखें हैं। ठीक है, एक पल के लिए हम लोग मानते हैं ये आंखें हैं। अगर आप इसके बिल्कुल सीधे में देखेंगे, इस यानी ये जो आंख है, अगर आप इसके बिल्कुल सीधे में देखेंगे तो ये जो लाइन है हमारी क्या कहलाएगी, आपके साथ हॉरिजेंटल लाइन कहलाएगी। ये लाइन हमारी क्या कहलाती है, हॉरिजेंटल लाइन कहलाती है, हॉरिजेंटल लाइन कहलाती है। अब देखिए, मैं मान लो कि यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे हम लोग मानते हैं कोई क्या वस्तु। अब ये कोई वस्तु है, अगर आप इस वस्तु को देखना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके जो सिर है थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, तो आंखें थोड़ी सी नीचे झुकेंगी। यहाँ से देखिए, जब इस वस्तु को देखने के लिए आपकी आंखें क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे करनी पड़ेगी। अगर आप इसको नीचे करेंगे ना, आंखों को क्या करना होगा, नीचे थोड़ा सा करना होगा। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा ना, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम लोग क्या नाम देते हैं, डिप्रेशन एंगल बोलते हैं, मीन्स अवनमन कोण बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन एंगल या अवनमन कोण हम लोग बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई आपने? हाँ सर, ये बात हमको क्लियर हो गई। इस लाइन को हम लोग क्या नाम देंगे, इस लाइन को हम लोग दृष्टि रेखा बोलेंगे। जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, वही नाम इसका होगा, लाइन ऑफ हम लोग इसको क्या बोलेंगे, साइट हम लोग बोलेंगे, मीन्स दृष्टि रेखा हम लोग इस लाइन को नाम देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई आपने? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। ये जो थीटा बना है ना, इसी को हम लोग डिप्रेशन एंगल बोलते हैं। एक पॉइंट और आपको जानना होगा, अभी मैं फिर इसको नोट पे करके लिखवा दूंगा। ठीक है, जैसे अगर मैं मान लो कि ये हमारा क्या है, इस तरह से, और ये जो है इस तरह से मैंने कर दिया, मैंने क्या किया, ये लाइन इस तरह से खींच दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डिप्रेशन एंगल बोलते हैं। ये हमारा क्या है, हॉरिजेंटल लाइन है, और ये लाइन ऑफ साइट है, मीन्स कह सकते हैं कि दृष्टि रेखा है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये हमारा क्या कहलाता है, आपका आंसर अवनमन कोण कहलाता है। सपोज दैट अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे लाइन ड्रा कर दूं और इसको यहाँ से ऐसे मिला दूं, ऐसे मैंने क्या कर दिया, मिला दिया। तो अगर ये एंगल थीटा है ना, तो ये एंगल क्या भी होगा, थीटा होगा। ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल के कारण ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए आप यहाँ से देख लीजिए, आगे हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा कि अगर ऐसे मैं कर दूं, अगर दो पैरेलल लाइन है ना, इनको इस तरह से इस रेखा से काटेंगे तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, वही एंगल यहाँ पे भी बनेगा, मीन्स अल्टरनेट एंगल के कारण। क्या ये बात समझ में आ गई? या इसको आप ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं। अगर ये एंगल थीटा बन रहा है ना, तो ये एंगल क्या बनेगा, ये एंगल भी थीटा बनेगा। तो कुछ इसी तरह का ये दिख रहा आपने? हाँ सर, इसी तरह का हमको दिख रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई आपने? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। तो हमने यहाँ से ये देखा कि अगर यह कोण थीटा है तो यह कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। यह भी क्या होगा, थीटा होगा। किसके कारण होगा आपके सर? अल्टरनेट एंगल के कारण होगा, अल्टरनेट एंगल के कारण होगा। आप चाहे तो लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल के कारण। ठीक है, क्या ये इतनी पॉइंट समझ में आ गई आपने? हाँ सर, इतनी पॉइंट समझ में आ गई। अब इसको ध्यान से देखें, इस वाले फिगर को अगर ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसको छोड़ दूं एक पल के लिए, इसको मैं एक पल के लिए हटाता हूं, तो ये वाला एंगल जो हमारा है ना, यहाँ पे आंखें है, यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से जो थीटा एंगल बन रहा है, इसको हम लोग क्या नाम देते? आपने इसको अगर हम लोग नाम देखें तो एलिवेशन एंगल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या नाम देते? एलिवेशन।
अगर मैं इस लाइन को मिला दूं तो कुछ ट्रायंगल बनेगा, आप में हाँ सर ट्रायंगल यहाँ पे भी बनेगा। तो ये जो एंगल बनता है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उन्नयन कोण नाम देते हैं। और यहाँ पे भी देखेंगे तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। जबकि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आप में से इसको अगर हम इसकी मैं बात करूँ ना, इसकी हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा क्या है, अवनमन कोण आप बोलेंगे, अवनमन कोण। और ये हमारा क्या है, उन्नयन कोण है। क्या है आप में से, उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण। तो यहां से आपने कुछ देखा, आपने ये देखा कि जो अवनमन कोण है ना वही हमारा क्या है, उन्नयन कोण है। मतलब कहने का ये है कि जो डिप्रेशन एंगल है ना वही क्या है, एलिवेशन एंगल है, दोनों सेम है। तो यही पॉइंट मुझे नोट में करके लिखना होगा कि जब भी अगर प्रश्न में अवनमन कोण का जिक्र करेगा तो हम लोग क्या मान के चलेंगे, उन्नयन कोण मान करके चलेंगे। इस पर आधारित भी आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी प्रश्न में अगर अवनमन कोण की बात करेगा ना तो हम लोग कौन सा कोण मान के चलेंगे, उन्नयन कोण मान के चलेंगे। ये पॉइंट मैं यहाँ पे नोट में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ये पॉइंट नोट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, अगर प्रश्न में अवनमन कोण डिप्रेशन एंगल, अगर प्रश्न में अवनमन कोण डिप्रेशन एंगल आप बोल सकते हैं, ठीक है। डिप्रेशन एंगल आप इसको बोल सकते हैं, डिप्रेशन एंगल। अवनमन कोण का जिक्र होगा या जिक्र करेगा तो हम लोग उन्नयन कोण मीन्स एलिवेशन एंगल मानकर ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं आप में से, दोनों एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, जो अवनमन कोण है ना डिप्रेशन एंगल है उसको हम लोग क्या मानेंगे, एलिवेशन एंगल मान करके प्रश्न सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं दोनों कोण क्या है, सेम है। तो वही पॉइंट देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। चाहे तो लिख सकते हैं ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसको चाहे तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, या सेम आप ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट मैंने लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई आप में, हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। देखेंगे एक पॉइंट और नोट में करके लिखिएगा, पॉइंट नंबर 2। ये पॉइंट नंबर 2 आप लिख सकते हैं कि जो एलिवेशन एंगल है और जो डिप्रेशन एंगल है ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन मैंने लिखा नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया कि ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब तीसरी पॉइंट लिखे या दूसरा नंबर कह सकते हैं, अगर किसी भी वस्तु को देखेंगे तो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। एक पॉइंट नोट में करके लिखिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी वस्तु को देखेंगे तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, मीन्स समकोण त्रिभुज बनेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए जब भी अगर आप वस्तु को देखेंगे ना, ये हॉरिजेंटल लाइन है और जो लाइन ऑफ साइट दृष्टि रेखा, अगर मैं इनको मिला दूंगा तो क्या एक समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। यहां से भी देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा, ऊपर देखेंगे तो यहां से भी अगर मैं इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को मिला दूंगा तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा। तो यही पॉइंट देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब भी अगर किसी वस्तु को देखेंगे तो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया आप में, हाँ सर ये पॉइंट क्लियर हो गया।
अब हम लोग ये जानेंगे जो ट्रायंगल बनते हैं ना, जैसे 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 15 डिग्री हो गया, तो उनके बीच में जो रेशियो क्या होता है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखने जा रहे हैं। अब यहाँ से मेन पॉइंट आपका शुरू होगा, जो अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये तो बेसिक टर्म मैंने आपको बताया था कि ये बेसिक चीजें होती हैं। चलिए अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। इसके पहले जो भी पॉइंट मैंने आपको बताया हूं ना, वो बिल्कुल बेसिक पॉइंट थे, लेकिन अब यहाँ से कहानी आपकी शुरू होती है। अब इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हमको किस पर फोकस करना होगा? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 15 डिग्री। यानी अगर मैं 30 डिग्री वालों को पकड़ूँ ना, जब 30 डिग्री का एंगल बनेगा, अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 30 डिग्री का कोण बनेगा तो उनकी साइड में, उनकी भुजाओं में क्या रेशियो बनेगा, इस चीज को मुझे ध्यान में रखना होगा। अगर 45 डिग्री का एंगल बनेगा ना, तो उनकी साइड में इस भुजाओं में क्या रेशियो बनेगा, इसको भी ध्यान में रखना होगा। उसी तरह से 60 डिग्री वाले के लिए भी, 15 डिग्री वाले के लिए भी ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट क्वेश्चन इस तरह से बताते हुए चलूंगा। ठीक है, पहले हम लोग करेंगे, आप 30 डिग्री वाले को पकड़ते हैं। अगर आप 30 डिग्री वाले को पकड़ते हैं तो मैं आपको पीछे अभी एक पॉइंट पे लिखवाया हूं कि जब भी अगर आप किसी वस्तु को देखेंगे तो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, मींस समकोण त्रिभुज बनेगा। अगर मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना दूं, इस तरह से मैंने किया कि एक समकोण त्रिभुज इस तरह से मैंने बना दिया। ठीक है, अब हम लोग 30 डिग्री वाले को पकड़ते हैं तो ये एंगल हम लोग मान ले कितने डिग्री का? आपने ये एंगल हम लोग मानते हैं 30 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का बनेगा। तो मैंने यहाँ पे 30 डिग्री लिख दिया। क्या ये बात क्लियर है? ये हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये हमारा क्या हो गया? 30 डिग्री हो, 90 डिग्री है। अगर ये देखिए 90 है तो बाकी के दो साइड का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अगर ये कितना हो गया? आपने सर ये हमारा 30 डिग्री हो गया तो बचा कितना? ये 60 डिग्री आप बोल सकते हैं, लेकिन लिखेंगे हम लोग नहीं। ठीक है, देखिए आपको पता है कि आप इसमें चाहे कुछ भी लगाइए। अब इसके बाद करना है कि कुछ भी लगाइए, इसमें आप चाहे तो लिख सकते हैं, इसमें जो मन करे, जो मन करे वो लगा दीजिए, लगा ले। इनमें से साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इनमें से जो मन करे ना वो आप क्या कर सकते हैं? इस एंगल पर आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चाहे जो इच्छा करे वो लगाइए। साइन लगाना चाहते तो साइन लगाइए, कॉस लगाना चाहते तो कॉस लगाइए, टेन लगाना चाहते तो टेन लगाइए। हम लोग साइन को पकड़ते हैं। अगर देखिए यहां से मैं लिखूं ना, यहां से क्या लिखूं मैं? साइन 30 डिग्री। अब जैसे ये साइन 30 डिग्री, आप कुछ भी लगा सकते हैं, टेन 30 लगा सकते हैं, कॉस 30 लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने इसलिए ये पॉइंट यहाँ से लिख दिया कि जो मन करे वो आप लगा सकते हैं। अब देखिए साइन 30 डिग्री लगा दिया ना, तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है? आपने से साइन 30 अंश का मान जो होता है 1/2 होता है। क्या ये बात क्लियर है? और आपको ये भी पता है कि साइन बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। ये मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। और ये हमारा मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आपके सर हाइपोटेनस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए मुझे निकालना क्या होगा? बेस निकालना होगा। अगर हम लोग बेस निकालेंगे तो बेस कितना आएगा? सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो एंगल बन रहा है ना, इसके सामने की भुजा क्या होती है? आपने इसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर का मान आपको पता है, ये कितना हो जाएगा? 1 हो गया। कितना हो गया? 1 हो गया। और हाइपोटेनस देखिए कितना दिया कि हाइपोटेनस में कर्ण, ये कितना हो गया? 2 हो गया। अब यहां से क्या पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आप इसका मान नहीं निकाल सकते? जो बेस है इसका मान नहीं निकाल सकते, आप इससे निकाल सकते। पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो उस प्रमेय से अगर आप निकालेंगे, 4 में से 1 घटेगा तो 3, रूट लग जाएगा √3। मैंने यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट लिखा हूँ, ठीक है, मैं आपको निकाल के नहीं दिखा। पाइथागोरस प्रमेय से अब आपको निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ। इसका मान कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? आपने हाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना यूनिट है? 2 यूनिट बोल सकते हैं। ये हमारा कितना यूनिट हो गया? 2 यूनिट। और ये हमारा कितना हो गया? 1 यूनिट आप बोल सकते। आपको हाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से क्लियर हो गई। देखिए जब भी
30 डिग्री का एंगल बनेगा ना, तो आपको करने क्या होगा, ये रेशियो याद रखना होगा। 30 डिग्री के जब भी एंगल बनेगा तो 1, 2 और ये क्या होता है, √3 होता है। यही रेशियो आपको याद रखना होगा। अब हम लोग 45 डिग्री पर चलते हैं। 45 डिग्री पर हम लोग चलते हैं। अब देखिए, अगर 45 डिग्री की मैं बात करूँ ना, 45 डिग्री पर, तो यहाँ से मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना दिया। मैंने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। और ये कितनी डिग्री का एंगल बना, हम लोग मानते हैं कि 45 डिग्री का एंगल ये बन रहा है। ठीक है, फिगर थोड़ा सा मेंटेन करिए, मैनेज कर लीजिएगा। ये हम लोग मानते हैं कि 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, आपने सिर्फ 45 डिग्री का अगर ये एंगल बन रहा है ना, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री है। अब देखिए, हम लोग ऐसा माने कि इसमें क्या ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो अभी मैंने आपको बताया था इसमें साइन कॉस जो मन करे वो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो इच्छा करे आपकी वो लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या लगा लूँ, चलिए मैं साइन कॉस टेन कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन 10 लगाएंगे ना तो 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से मैं 10 45 लगा दे रहा हूँ, 10 45 मैंने कितना लगा दिया, 10 45, और 10 45 अंश का मान कितना होता है आपका सर, 10 45 अंश का मान 1 होता है। अगर मैं इसका बटा 1 कर सकता हूँ, आप में हाँ सर बटा 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 10 बराबर होता है क्या, यहाँ से जो हमारा ये बेस आया, ये कितना आ गया, आपने से जो बेस हमारा आ गया है ना, ये √3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ की अगर बात करेंगे तो ये जो एंगल बन रहा है ना, इसके सामने की भुजा क्या होती है, आपने सर परपेंडिकुलर होता है, और ये हमारा बेस होता है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये हमारा 10 बराबर क्या होता है, 10 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। देखिए, दो साइड पता है तो हम लोग यहाँ पे मान रखते हैं। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, रख सकते आप में, हाँ सर 1 हम लोग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब पाइथागोरस प्रमेय से आप इसका हाइपोटेनस नहीं निकाल सकते, मीन्स कड़ आप पता कर सकते हैं। कड़ अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है आप में, हाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से क्लियर है कि इसका जो हाइपोटेनस आएगा ना, वो कितना आ जाएगा, √2 आएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई पूरी तरह से आप में, हाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से क्लियर हो गई। ये 1 यूनिट आप बोल सकते हैं, और इसको कितना बोल सकते हैं, √2 यूनिट आप इसको बोल सकते हैं, और ये भी हमारा क्या है, 1 यूनिट आप इसको बोल सकते हैं। क्या ये बात आपको 100% समझ में आ गई आपने, हाँ सर ये बात हमको 100% समझ में आ गई। देखिए, जब भी अगर प्रश्न 45 डिग्री की जिक्र करेगा, 45 डिग्री का जिक्र करेगा, तो इनकी जो साइड है आपको ध्यान में रखना होगा। इसके सामने की जो भुजा 1 होती है और बेस भी 1 होता है, और ये कितना होता है, √2 होता है। इसको ध्यान में रखना होगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत ही मदद आपकी मिलेगी, आसान तरीके से कर सकते हैं। अब यहीं पे अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पे देखिए मेरे पास स्पेस है, तो हम लोग यहीं पे 60 डिग्री वाला भी ले लेते हैं। हम लोग यहीं पे क्या करेंगे, 60 डिग्री वाला ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस मेरे पास दिख रहा है, अच्छा खासा स्पेस दिख रहा है, तो हम लोग यहीं पे 60 डिग्री ले लेते हैं। यहाँ पे अगर आप 60 डिग्री एंगल बनाएंगे ना, जैसे मैं मान लो ये एंगल मैंने बना दिया, ये मैं एंगल इस तरह से बना रहा हूँ, ये मेरा क्या है, 60 डिग्री का हम लोग मानते हैं। ये हमारा जो एंगल है ना, एक पल के लिए क्या मानते हैं, 60 डिग्री हम लोग मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल बनेगा आप में, हाँ सर। अब यहाँ से देखेंगे तो इसमें भी चाहे जो चाहे वो लगा सकते हैं, साइन कॉस टेन कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कुछ भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या लगाना चाहते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि साइन कॉस टेन, इनमें से क्या कर सकते, कुछ भी लगा सकते, जो आपकी इच्छा करे वो आप लगा सकते। जैसे अगर मैं कुछ भी लगा लूँ, चलिए मैं साइन लगा लूँ, इसमें क्या लगा ले रहा हूँ, साइन। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, आपने से साइन 60 डिग्री का मान √3 कितना होता है, 2 होता है, √3/2 होता है। और आपको पता है कि साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो इसका बेस मुझे पता करना हो कि बेस कितना होगा, यहाँ पे तभी हम लोग लिखेंगे। और आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं परपेंडिकुलर। जो एंगल बनता है इसके सामने की जो भुजा होती है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है।
तो ये वाली साइड कितना हो गई आपने सर, ये वाली जो साइड है ना ये हमारा √3 आ गया। क्या ये बात कंफर्म है आपने? हाँ सर ये बात कंफर्म है। और जो इसका हाइपोटेनस ये कितना है 2 यूनिट आप बोल सकते हैं, और बेस हमको निकालना है। तो क्या पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको नहीं निकाल सकते? इसका स्क्वायर करेंगे 4 और इसका स्क्वायर करेंगे 3, तो ये जाके इधर घटेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपने सर, ये हमारा 1 यूनिट हो जाएगा। इतनी बात मुझे लगता है आपको 100% समझ में आ गई। ये 2 यूनिट है, 2 यूनिट है, और ये कितना है √3 यूनिट आप इसको बोल सकते हैं। ये रेशियो आपको याद रखना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब भी अगर प्रश्न में 60 डिग्री का जिक्र करेगा ना, तो आपके दिमाग में सीधा सीधा से ये रेशियो क्लिक करना चाहिए कि 60 डिग्री जब एंगल बनता है तो इनकी भुजाओं का रेशियो जो होता है यही होता है। इसके सामने की भुजा √3 होती है, 1 होती है, और ये हमारा क्या होता है 2 होता है। इन पॉइंट को ध्यान में रखना होगा। अब बच क्या गया 15 डिग्री बच गया। ये तो मैंने आपको बता दिया कि 45 डिग्री पर, ये कौन सी डिग्री पर 45 डिग्री पर, और इसको मैंने क्या लिया 60 डिग्री पर। अभी देखिए 15 डिग्री पर बच गया, तो हम लोग 15 डिग्री पर लेते हैं कि उनकी साइड का क्या रेशियो बनेगा। चलिए अब हमको 15 डिग्री पर फोकस करना है कि जब अगर 15 डिग्री का एंगल बनेगा ना, तो उस कंडीशन में उनकी साइड का रेशियो क्या होगा, इस चीज पर हम लोग फोकस करेंगे। अगर मैं मान लो ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, ये हमारा क्या हमारा एक ट्रायंगल इस तरह से बन रहा है, और ये जो एंगल है ना हम लोग मान ले कितने डिग्री का आपने सर 15 डिग्री का हम लोग मानते हैं। कितने डिग्री का 15 डिग्री का, ऐसा एक पल के लिए मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर ये 15 डिग्री और ये राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना होगा आपने सर, ये वाला जो एंगल होगा ना 75 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा 75 डिग्री, आप ऐसे बोल सकते हैं 75 डिग्री का बनेगा। ठीक है आपने, हाँ सर ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। देखिए जब भी हम लोग बात किसकी करें, साइन 15 डिग्री की बात करें, तो इसमें चाहे कुछ भी लगा सकते हैं, टेन कॉस कुछ भी आप लगा सकते हैं, साइन कॉस टेन कुछ भी लगा सकते हैं। वैसे अगर मैं बात करूँ ना 10 15 अंश का मान कितना होता है, अगर मैं आपसे बात करूँ 10 15 अंश का मान कितना होता है, अगर मैं इसमें 10 लगाना चाहूँ तो जो 10 15 अंश का मान कितना होता है, करड़ी में 3 - 1, और नीचे क्या होता है, ये यही चीज रहता है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो करड़ी में 3 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? अब देखिए 10 बराबर होता है कि आपने से 10 बराबर हमारा जो होता है ना परपेंडिकुलर होता है, और ये हमारा क्या होता है ये बेस होता है। इतनी पॉइंट क्लियर हो गई। अब देखिए मुझे पता क्या करना होगा, हाइपोटेनस पता करना होगा कि हाइपोटेनस कितना है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे ये दोनों साइड लिखूं, अगर मैं करूँ क्या ये दोनों साइड लिखूं, जैसे ये √3 - 1 मैंने कर दिया, और ये बेस कितना है इसका है आपने से √3 प्लस कितना 1 मैंने कर दिया। अब क्या पाइथागोरस प्रमेय से आप ये निकाल सकते, आपने हाँ सर पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर आप इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ये इसको इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करके रूट आपको लगाना है। अगर इसका स्क्वायर करें तो मैं एक पल के लिए मानता हूँ ये a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। अगला कॉन्सेप्ट आप यहाँ से लिखिएगा, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, क्या इसका अगर मैं इसका अंडर रूट लगा दूं ना, इसको मैंने क्या कर दिया अंडर रूट लगा दिया, या इसको रहने दे अभी अंडर रूट रहते, इसका जो मान किसके बराबर होता है कि आपने से इसका जो मान होता है ना 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर होता है प्लस क्या होता है b स्क्वायर होता है। अगर मैं इधर रूट लगा दे रहा हूँ तो इधर क्या करेंगे आप रूट इधर भी लगा देंगे। क्या ये बात क्लियर है आपने? हाँ सर ये पॉइंट क्लियर है। ये मैं आपको अलजबरा में पढ़ा चुका हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको अलजबरा के अंदर पढ़ा चुका हूँ। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसको a + b मान लेते, इसको a - b मान लेते, तो सेम इस तरह से करेंगे। तो इस वाले का मान पता करने के लिए हम लोग क्या करें, इसका यूज करेंगे। अब यहाँ से देखिए a के स्थान पे क्या आपने सर a के अगर स्थान पे मैं देखूँ ना तो क्या दिया गया √3 दिया गया। तो √3 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा आपको सर, √3 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे ना तो क्या मिलेगा 3, और इसका b का मतलब 1, √3 का मतलब 3 हो जाएगा, b का मतलब 1, तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है आपने? हाँ सर ये बात क्लियर है। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो क्या मिलेगा 2√2 मिलेगा। कंफर्म है आपने? हाँ सर 100% कंफर्म हो गया।
यानी मुझे ये पता चल गया कि ये वाली जो साइड है ना, इसका मान कितना आ गया, आपने सर 2√2 आ गया। कंफर्म है कि नहीं? आपने हाँ सर ये बात कंफर्म है, ये इतना यूनिट आप इसको बोल सकते, और इसको आप इतना यूनिट इसको आप बोल सकते, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट में हो जाएगा। देखिए जब भी अगर 15 डिग्री का जिक्र करेगा ना, तो आपको करना क्या होगा, इन साइड को ध्यान में रखना होगा। जब भी 15 डिग्री का कोण बनेगा ना, तो ये और ये चीज आपको क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब देखिए जो भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूं ना, अब इस कॉन्सेप्ट पर पहले हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, फिर आगे के जब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उस पर आधारित क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। तो पहले जितना हम लोग कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं ना, इन पर आधारित हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए सारे कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पीछे बताया हूँ ना, एक बार शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। जो भी पीछे मैंने आपको बताया हूँ ना कॉन्सेप्ट, अब उनको हम लोग एक बार शॉर्ट में लिख लेते हैं। देखिए मैंने आपको पहला बताया था कि अगर 30 डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये हमारा 45 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बनेगा, हम लोग ऐसा मानते हैं। और ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 15 डिग्री का एंगल बनेगा। 15 डिग्री का एंगल अभी मैं आपको पीछे बता के आ रहा हूँ, बस यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, बिल्कुल शॉर्ट में जानेंगे, शॉर्ट में जानेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था जब भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा ना, तो ये वाली जो साइड होती है, आपने सर ये जो साइड होती है √3 होता है, और ये जो होता है कितना, 1 यूनिट होता है, और ये वाली जो साइड है कितना यूनिट होती है, आपने सर 2 यूनिट होती है। क्या ये बात क्लियर है? आपने हाँ सर ये बात क्लियर है। 45 डिग्री के लिए मैंने बताया था कि ये दोनों साइड सेम रहेंगे, ये साइड और ये साइड दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, और ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो इनको करना क्या होगा, ध्यान में रखेंगे, तभी प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, देखिए 60 डिग्री के लिए भी मैं बता चुका हूँ कि 60 डिग्री का जब एंगल बनेगा ना, तो ये कितना होता है, 1 होता है, और ये कितना होता है, आपको सर ये जो हमारा है ना √3 होता है, और ये कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। क्या ये बात कंफर्म है? आपने हाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से कंफर्म, सब यूनिट में रहेगा, मैंने लिखा नहीं, बस यहाँ पे एक एक करके मैंने यूनिट लिख दिया। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ 10-15 अंश का मान मैं आपको पीछे बता के आ रहा हूँ कि जब भी अगर 10-15 अंश का जिक्र होगा ना, तो ये वाली जो साइड है कितना होगी, √3 - 1। ये दोनों सेम होता है, बस फर्क क्या रहता है, प्लस हो जाता है। तो ये √3 प्लस कितना हो जाएगा, 1। और अभी मैं इसको निकलवा के आपको दिखा रहा हूँ पीछे कि इसका जो मान कितना होता है, 2√2 होता है। क्या ये बात कंफर्म है? आपने हाँ सर ये बात कंफर्म है। देखिए पीछे मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताया था ना, एक बार मैंने फिर से सारे कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज कर दिया, बिल्कुल शॉर्ट में रिवाइज कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखेंगे ना तो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2025 में। चलिए अब हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। एक सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई है, ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। यदि सीढ़ी 8 मीटर लंबी है, दीवार पर यह कितनी ऊंचाई तक पहुंचती है, हमसे ये पूछा गया। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का एंगल बना, 30 डिग्री का एंगल बना। तो मैंने आपको क्या बताया, हमेशा आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, इस तरह से ट्रायंगल बनाएंगे। आप शॉर्ट में भी कर सकते, बिना फिगर के भी कर सकते, मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे आप बिना फिगर के करेंगे। ये जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का, आप में से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कह रहा है कि यदि सीढ़ी 8 मीटर लंबी है, अगर मैं मान लो ये हमारी क्या वॉल मीन्स दीवार है, ये हमारी क्या है दीवार है, अगर ये हमारी दीवार है और ये हमारी क्या है सीढ़ी, तो सीढ़ी की लेंथ कितना दिया गया, आप में से सीढ़ी की जो लेंथ दिया गया 8 मीटर दिया गया। अभी मैं आपको पीछे बता के कि जब भी अगर 30 डिग्री का एंगल बनेगा ना, तो इनकी साइड का रेशियो कितना होगा, अभी हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा, √3 होता है यूनिट, और ये हमारा 1 यूनिट होता है, और ये हमारा कितना होता है, आपने सर ये हमारा 2 यूनिट होता है। क्या ये कंफर्म है? आपने हाँ सर ये बात कंफर्म है। अब देखिए इसी का मान दिया गया, सीढ़ी का मान कितना दिया गया 8 मीटर, जबकि कह सकते कितने यूनिट का मान दिया गया, आपने से 2 यूनिट का मान दिया है। तो हम लोग इसको ऐसे नहीं बोल सकते, ये जो 8 मीटर दिया गया कितने यूनिट का दिया गया, आपने से 2 यूनिट का दिया है, इसका कितना गुना है, आपने से 4 गुना। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 गुना है। हमसे पूछा क्या कि दीवार पर यह कितनी ऊंचाई तक पहुंचती है।
अगर देखिए 1 यूनिट का मान बोल सकते हैं कितना, इतना है, इसका 4 गुना, तो इसका भी तो आप 4 गुना करेंगे। आपने हाथ से इसका भी अगर हम लोग 4 गुना करें ना तो कितना मिलेगा, 4 मीटर। मुझे ये पता चल गया कि जो दीवार है ना ये कितने मीटर है। आपने सर इसका हमको क्या करना होगा, 4 टाइम्स करना होगा। जब 4 टाइम्स करेंगे तो 4 आपको मिलेगा, यानी ये जो वॉल है इसकी लेंथ या इसकी ऊंचाई कितनी है, आपने सर 4 मीटर है। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। देखिए अगर आप इस प्रश्न को फिगर नहीं बनाना चाहते हैं तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल शॉर्ट में हम लोग करेंगे और एग्जाम में भी आपको यही तरीका फॉलो करना, फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैं आपको प्रश्न में फिगर बना के बताऊंगा, लेकिन एग्जाम में आप यही तरीका फॉलो करेंगे, ठीक है। ये जो तरीका बताने जा रहा हूँ ये एग्जाम में ऐसे आपको करना है। देखिए जब भी अगर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो आपके दिमाग में सीधा सीधा सा क्लिक होना चाहिए कि जब भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा तो उनकी भुजाओं में क्या रेशो बनता है। पीछे मैं आपको बता के आ रहा हूँ। आपको सर जब भी 30 डिग्री का एंगल बनता है तो नीचे हमारा क्या होता है, √3 होता है और ये हमारा 1 होता है और ये वाली जो साइड होती है ये कितने 2 यूनिट होती है। क्या ये बात कंफर्म है? आपने हाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से कंफर्म है। ये दिया क्या, सीढ़ी की लंबाई दी, तो सीढ़ी की लंबाई मतलब ये दिया, कह सकते हैं 2 यूनिट का मान दिया। ये जो 8 मीटर है ना कितने यूनिट का मान है, आपने से 2 यूनिट का मान है। और हमसे पूछा कि वाल का मतलब ये दीवार की लंबाई पूछी तो 1 यूनिट का मान पूछे, तो 1 यूनिट का ला के गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं। ये कितना हो जाएगा, 4 मीटर। मुझे ये पता चल गया कि जो दीवार है ना उसकी लेंथ कितना है, 4 मीटर। एग्जाम में क्या करेंगे, यही प्रोसेस आप फॉलो करेंगे। फिगर बनाने से आप बच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बनाना चाहे तो बना सकते, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा फिगर बनाने में भी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आपने हाँ सर ये प्रश्न हमको पूरी तरह से क्लियर हो गया, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, कोई पतंग एक डोरी से जुड़ी हुई है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए जब पतंग की ऊंचाई 90 मीटर है, पतंग की हाइट आपको दिया गया 90 मीटर और डोरी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपसे पूछा कि डोर की लंबाई पूछेगी। कोई बात नहीं, जहां पे सीढ़ी थी ना वहीं पे क्या होगा, डोर की लंबाई आपको ज्ञात करना है। अगर मैं आपको फिगर बना के बताऊं ना, चलिए मैं आपको फिगर बना दे रहा हूं। इस तरह से मैं मान लूँ, इस तरह से क्या करना, आपको फिगर बनाना है। अगर हम लोग मान लें ये कोई पतंग यहाँ से उड़ रही है, ये क्या कोई पतंग यहाँ पे उड़ रही है और कितनी डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है ना तो क्या है, इसकी हाइट कितना दिया गया, 90 मीटर दिया गया। वैसे आपको पता है कि जब भी 30 डिग्री का एंगल बनता है ना तो इनकी जो साइड का रेशो कितना होता है, √3 होता है और ये 1 यूनिट होता है और ये कितना यूनिट होता है, 2 यूनिट होता है, ठीक है। और ये क्या है, पतंग की डोर आप इसको बोल सकते हैं। ये क्या हो जाएगी, पतंग की डोर। पतंग की डोर यानी 30 डिग्री का एंगल बना रही है। डोर जो है ना जमीन के साथ क्षैतिज रेखा के साथ कितने 30 डिग्री का बना रही है डोर। ये बात क्लियर है। और यहाँ पे ये पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है यहाँ पे और क्षैतिज लाइन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आपसे पूछा कि इस डोर की लंबाई कितनी होगी, आप मुझे ये बताएं। जबकि पतंग की हाइट कितना दिया गया, 90 मीटर दिया गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये अगर ये 90 है तो 1 यूनिट का मान दिया गया। आपने हाँ सर ये जो 90 है ना ये एक्चुअल में कितना दिया गया, 1 यूनिट का मान दिया। और आपसे पूछना क्या चाह रहा है, डोर की लंबाई मतलब 2 यूनिट का मान आपको बताना है। तो 1 से डिवाइड करें कोई फर्क होगा नहीं, ये कितना हो जाएगा, 180 मीटर हो जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि जो डोर की लंबाई है वो कितना हो जाएगी, 180 मीटर हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। अगर आप इसे शॉर्ट में करना चाहते हैं, फिगर नहीं बनाना चाहते तो भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन मैं आपको दोनों तरह से नहीं बताऊंगा, हर एक प्रश्न को दोनों तरह से बताऊंगा तो फिर टाइम लगेगा, मुझे भी सॉल्व कराने में प्रश्न को टाइम लगेगा। अब देखिए यहाँ से ये तो मैं आपको बता दिया कि शॉर्ट में एग्जाम में आपको यही तरीका फॉलो करना, लेकिन मैं इसको बार बार आपको नहीं करके दिखाऊंगा, ठीक है, बार बार नहीं करूंगा। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ से बनाऊँ ना, देखिए जब भी 30 डिग्री का एंगल बना तो इनकी साइड के बीच का रेशियो आपको पता होना चाहिए। √3 होता है यहाँ पे कितना होता है, 2 यूनिट होता है और यहाँ पे कितना 1 यूनिट होता है। अब ये ऊंचाई को शो करेगा और ये इसके बेस को शो करेगा, क्षैतिज रेखा को शो करेगा और ये पतंग की डोर को शो करेगा। तो देखिए ऊंचाई कितना दी गई, 90 मीटर। कह सकते 1 यूनिट का मान दिया गया। आपने हाँ सर 1 यूनिट का मान हमको दिया गया, यानी ये जो 90 मीटर है 1 यूनिट का मान है। अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो कोई फर्क नहीं होगा। मुझसे पूछा कि 2 यूनिट का मान पूछा है,
तो इन दोनों का गुणा करके कितना आ जाएगा, 180 मीटर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है आप में? हाँ सर ये बात क्लियर है। लेकिन मैं आपको दोनों तरीका नहीं बताऊंगा, मैं आपको यही तरीका बताते हुए चलूंगा, लेकिन एग्जाम में आपको यही तरीका फॉलो करना, बिल्कुल यही हूबहू यही फॉलो करना। आपको समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, किसी स्तंभ के पाद से 129 मीटर दूर धरातल पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण देखिए कितना दिया गया, 30 डिग्री है। तो स्तंभ की क्या पूछा गया, ऊंचाई पूछा है। आप शॉर्ट में कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार आपको शॉर्ट में नहीं बताऊंगा, मैं आपको फिगर बना के बस बता रहा हूँ, शॉर्ट में आप कर लीजिएगा, ठीक है। 30 डिग्री बनाएंगे तो उनकी साइड का रेशियो क्या आएगा, आप यहाँ से कर लीजिएगा। ये वाला आपके लिए क्या शॉर्ट में आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको यहाँ पे फिगर बना के बता दे रहा हूँ। पीछे मैं आपको 2 क्वेश्चन में बता चुका हूँ कैसे आप शॉर्ट में करेंगे। देखिए जब भी अगर 30 डिग्री का एंगल बनेगा ना, तो इनकी साइड यानी भुजाओं के बीच का रेशियो आपको याद होना चाहिए। मैं आपको पीछे लिखवा चुका हूँ। अगर ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो ये वाली जो साइड है ये हमारा कितना होता है, आपको से √3 यूनिट होता है, और ये हमारा 2 यूनिट होता है, और ये हमारा 1 यूनिट होता है। क्या ये कंफर्म है आपके? हाँ सर ये कंफर्म है। ये दिया गया किसी स्तंभ के पाद से इतना मीटर दूर धरातल पर स्थित किसी बिंदु। अब मैं मान ली ये हमारा क्या है, पॉइंट है, ये हमारा क्या है, पॉइंट, ऐसा बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अब देखेंगे तो यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, आपने हाँ सर ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो कह सकते हैं यहाँ से यहाँ वाली जो साइड है ना, इसका मान कितना दिया गया, लेंथ कितना दी गई आपने सर 129, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि √3 यूनिट का मान दिया गया, कितना, 129 यूनिट दिया गया। ये कितने यूनिट का मान है, आपने से √3 यूनिट का मान है। आपसे पूछा कि स्तंभ की ऊंचाई को ये शो कर रहा है, तो 1 यूनिट का मान आपसे पूछा है। अगर 1 यूनिट का मान पूछा है तो 1 का ला के गुणा कर देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो अगर हम लोग ऊपर नीचे क्या करते हैं, √3 से गुणा कर दें। जब ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, आपने सर ये हमारा 3 हो जाएगा। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 चौको 12 हो गया, और 3 3 का 9, 43, और ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आपने सर इसका यही आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, जमीन पर स्थित एक बिंदु और एक इमारत के शीर्ष द्वारा जमीन के साथ बनाया गया एंगल कितना, 30 डिग्री है। यदि बिंदु इमारत के तल से x इकाई के दूरी पर है, तो इमारत की पूछा कि ऊंचाई पूछी गई कितनी, आपको ये बताना। और ये प्रश्न की आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में पूछा गया 2025 में। बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, रेलवे का अब तक का सबसे लेटेस्ट प्रश्न है। अब देखिए आपको करना क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो आप यहाँ से ट्रायंगल बना लीजिएगा। आप चाहे तो शॉर्ट में भी कर सकते, बिना फिगर बना के भी कर सकते, मैं आपको बता चुका हूँ वो भी तरीका। यहाँ से अगर ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो इनकी जो साइड है ना, इनकी साइड भुजाओं में रेशियो क्या होता है, आपने सर ये रेशियो होता है, इनकी भुजाओं के बीच का ये रेशियो होता है, आपने हाँ सर। अब यहाँ से देखा जाए तो कह रहा है कि इसका जो यानी कि यहाँ से बिंदु इमारत के तल से x इकाई पर दूरी पर स्थित इमारत की ऊंचाई आपसे पूछा है, यानी यहाँ से यहाँ की लेंथ कितना दिया गया, आपने सर यहाँ से यहाँ की अगर लेंथ की मैं बात करूँ तो कितना दिया गया प्रश्न में, x इकाई दी गई है, दिया गया आपने हाँ सर x इकाई हमको दी गई है। कह सकते हैं √3 यूनिट का मान दिया गया आपने हाँ सर। ये जो x है ना, एक्चुअल में कितने यूनिट का मान है, आपने सर ये जो x है ना, ये एक्चुअल में √3 यूनिट का मान है। आपसे पूछा है कि इमारत की ऊंचाई पूछा है, यानी 1 यूनिट का मान पूछा है। अगर मैं इसमें लाके 1 से गुणा करूंगा तो कोई फर्क होगा नहीं, यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच करा, x/√3 डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करो। आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप करना चाहें ना शॉर्ट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, शॉर्ट में बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको पीछे तरीका बता चुका हूँ कैसे आपको करना है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, भूमि पर स्थित किसी बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया गया, 30 डिग्री है। यदि मीनार 110√3 मीटर ऊंची है तो मीनार के पाद बिंदु P से P की दूरी आपसे पूछा गया कितना होगा। कोई बात नहीं, हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं। अगर आप यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे ना, जैसे मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल मैंने बना लिया, और कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, आपने से 30 डिग्री का एंगल बना, तो यहाँ से ये 30 डिग्री को शो करेगा।
आपको पता है जब भी 30 डिग्री का एंगल बनता है ना, तो इनकी भुजाओं का जो रेशो होता है √3 यूनिट होता है, और ये 1 यूनिट होता है, और ये कितना यूनिट होता है, 2 यूनिट होता है। आपको ये अच्छी तरह से पता है। देखिए दिया क्या कह रहा है कि मीनार इतना मीटर क्या ऊंची है। ये दिया कि आपने से मीनार की ऊंचाई दी गई, यानी 1 यूनिट का मान आपको दिया है। ये एक्चुअल में कितने यूनिट का मान दिया गया, 1 यूनिट का मान दिया है। तो अगर मैं इसमें 1 से डिवाइड करूंगा तो कोई फर्क होगा नहीं। ये जो दिया गया है ना 110√3, 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं। हमसे पूछा कि मीनार की पाद बिंदु P, यहाँ पे पॉइंट P है, मीनार के पाद बिंदु P की दूरी आपसे पूछी, यानी यहाँ से यहाँ का बीच का डिस्टेंस आपसे पूछा। अगर मीनार के पाद बिंदु और ये यहाँ मीनार का पाद है, और यहाँ से इस पॉइंट P के बीच की दूरी पूछी है, यानी √3 यूनिट का मान पूछा। 1 यूनिट का मान दिया गया, √3 यूनिट का मान पूछा। तो इसमें लाके क्या करेंगे, √3 का गुणा कर देंगे। जब इसमें गुणा करें तो ये 3 हो गया, और इसका 3 गुना कर देंगे तो 11 3 कितना होता है, 33 होता है। कितना आ जाएगा, आपने सर इतना मीटर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? आपने हाँ सर ये बात हमको क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। 330 अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, कह रहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे खड़ी है। यह जमीन से 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी आपसे पूछेगी कितना, आप ये बताइए। अगर मैं मान लूं कि यहाँ पे ये कोई दीवार है, अब इस दीवार के सहारे एक सीढ़ी क्या इस तरह से झुकी हुई है। अगर मैं यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं ना, मैंने क्या कर दिया इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो सीढ़ी ये हमारी क्या है, सीढ़ी है जो इस दीवार पर क्या हुई, झुकी हुई है। और कितने डिग्री का एंगल बना रही है, आपने से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अब देखिए जब भी 30 डिग्री का एंगल बनता है ना, तो इनकी जो साइड में क्या होता है रेशो, आपने सर ये हमारा √3 होता है, ये 2 यूनिट होता है, और ये हमारा 1 यूनिट होता है। देखिए दिया क्या है, कह रहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, यानी ये जो लेंथ यानी कितने यूनिट का मान दिया गया, 2 यूनिट का मान दिया गया। आप यहाँ सर ये कह सकते हैं जो 10 है ना 2 यूनिट का मान दिया। आपसे पूछा कि दीवार से सीढ़ी के पाद बिंदु की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ का बीच का क्या पूछा गया, आपसे डिस्टेंस पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। यही तो प्रश्न पूछा गया आपने। हाँ सर, अब देखिए आपको करना क्या, √3 यूनिट का मान पता करना होगा। तो आप यहाँ से √3 यूनिट का मान आप यहाँ से लिखेंगे, लेकिन ऑप्शन पर नजर डाले ना तो √3 नहीं दिया गया। अगर √3 नहीं दिया गया, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो 5 कड़ी में इतना आपको मिलेगा। इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आपको सिर्फ 5 कड़ी में 3 आएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इसका मान कितना होता है, आपने इसका जो मान होता है 1.73 होता है। चूंकि ऑप्शन देखें तो √3 में दिया नहीं, तो मुझे करना क्या, इसका मान रखना होगा। देखिए जो भी ऑप्शन होगा, या तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीपल कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं दिख रहा तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीपल कर लेते हैं। यहाँ से करेंगे तो जब यहाँ से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो गया, और 17 5 85, एक कितना हो जाएगा 86। देखिए 2 अंक पे दशमलव लगा, तो आप यहाँ पे 2 अंक पे क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे। 2 अंक पे मैंने दशमलव लगा दिया। तो इस प्रश्न का जो भी आंसर होगा ना 8 पॉइंट कुछ समथिंग हुआ, 8.65 आप इस पर टिक लगा सकते हैं। 8.66 लगभग इसके ये मुझे करीब दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस पर आप टिक लगा सकते हैं, और यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, समतल उन्नयन भूमि पर एक बिंदु P से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार के पाद बिंदु P की दूरी ऐसे लिख सकते हैं, P की दूरी 510 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई का 50% पूछा गया कितना होगा। अगर मैं मान लो ये कोई मीनार है, अब कह रहा पाद से P बिंदु पर, यहाँ पे कोई पॉइंट है P, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पे मैंने मान लिया कोई पॉइंट P है। अब यहाँ से जो इसके यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है ना, इस तरह से कितने डिग्री का बन रहा है, आपने से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये जो एंगल बन रहा है इस तरह से आप बोल सकते हैं ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने 30 डिग्री एंगल शो कर दिया, ये पॉइंट P है। हमसे पूछना चाह रही है जो पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ का बीच का यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपको दिया गया 500 इतना। अगर एंगल 30 बन रहा है ना, जब भी 30 डिग्री का एंगल बनता है ना, तो इनकी भुजाओं का रेशियो क्या होता है, ये √3 यूनिट होता है, ये 2 यूनिट होता है, और ये कितना 1 यूनिट होता है।
अब कह सकते हैं कि ये दिया कितने यूनिट का, यानी ये दूरी दी गई यहाँ से यहाँ की दूरी दी गई, मीनार की पाद बिंदु और मीनार का जो पाद हो गया और यहाँ से जो पॉइंट पी हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी कितना दी गई, इतना दी। कह सकते हैं √3 यूनिट का मान दिया गया। ये जो 510 मीटर है ना, ये एक्चुअल में दिया कितना, √3 यूनिट का मान दिया गया। क्या ये कंफर्म है? आप में हाँ सर कंफर्म है। अब देखिए हमसे पूछा कि मीनार की ऊंचाई, तो जो मीनार है ना इसकी ऊंचाई 1 यूनिट है, √3 यूनिट का मान इतना है, तो 1 यूनिट का मान पता करने के लिए आप इसमें लाके गुणा कर देंगे, तो ये मीनार की ऊंचाई पता चल जाएगी। लेकिन आपसे पूछा कि मीनार की ऊंचाई का 50%, मतलब जो भी मीनार की ये हाइट आ गई इसका आधा पूछे, तो 50% का मतलब 1/2 आप बोल सकते हैं। अब यहाँ से अगर मैं ऊपर नीचे क्या कर दूं, अगर मैं ऊपर नीचे यहाँ से गुणा कर दूं, जब आप ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे ना, तो ये जो है ना कितना मिल जाएगा आपने, सर ये हमारा मिलकर के 3 हो गया। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 17 3 51 170 हो जाएगा। अब 170 का अगर मैं आधा कर लूँ तो कितना हो जाएगा, 2 8 16 2 5 10 होगा कि नहीं। तो यहाँ से फाइनली इसका जो आंसर आ जाएगा 85 कड़ी में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है आप में? हाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से क्लियर हो गई। इस प्रश्न का आंसर जो भी होगा ना 85 कड़ी में 3 होगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक लड़का एक स्तंभ के पास खड़ा है, 2.7 मीटर ऊंचा है, इसका उन्नयन कोण कितना दिया गया, 30 डिग्री है। तो लड़के की स्तंभ से दूरी आपसे पूछा गया कितना होगा। अगर मैं फिगर बनाऊं ना, वैसे फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आप यहां से बस फिगर बना लीजिए। कैसे शॉर्ट में करते ये मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूं। कितने डिग्री का एंगल बना आपने से, 30 डिग्री का एंगल बना। अगर ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो जो इनकी भुजाओं का रेशियो क्या होता है, ये √3 होता है, यूनिट होता है, और ये 2 यूनिट होता है, और ये 1 यूनिट होता है। क्या ये बात क्लियर है? देखिए इसका मान दिया, इसकी ऊंचाई कितना दी गई आपने से, इसकी ऊंचाई जो 2.7 कह सकते 1 यूनिट का मान दिया है। अगर आप 2.7 में 1 यूनिट से भाग देंगे तो कोई फर्क होगा नहीं। आपसे पूछा है क्या, लड़के की स्तंभ से दूरी, यानी यहां से यहाँ के बीच का क्या पूछा गया, डिस्टेंस पूछा गया कितना होगा, यानी √3 यूनिट का मान पूछा है, तो √3 यूनिट का लाके इसमें गुणा कर देंगे। और इसका मान कितना होता है, अभी मैं आपको पीछे लिखवा के आ रहा हूँ कि इसका जो मान होता है 1.73 होता है। तो यहाँ पे आपको करना है कि डायरेक्ट 1.73 से क्या कर देंगे, आप मल्टीपल कर देंगे। जब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे ना, तो देखिए 27 तिया कितना होता है, आपने 27 तिया 81 होता है, 81 मैंने कर दिया। फिर अगर आप यहां से गुणा कर देंगे, 27 सतह कितना होता है, 189 होता है। 189 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 197 आपको मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे 7 कर दिया, हासिल मेरे पास कितना बच गया, 19 बच गया। अब देखिए 27 से कम 27 में 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपने से 27 में अगर 19 हम लोग जोड़ेंगे 9 7 16 46 मिलेगा। तो मैं यहाँ पे 46 लिख ले रहा हूँ। देखिए 2 अंक पे दशमलव लगा है और यहाँ पे एक अंक पे यहाँ पे भी लगाना है। तो अब मुझे करना है कि टोटल 3 अंक पे दशमलव लगाना। जब 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे आपका पॉइंट लगेगा, यानी इसका आंसर जो भी होगा ना 4.6 अगर देखा जाए, यानी इससे तो बड़ा होना चाहिए, इससे तो बड़ा होना चाहिए, यानी ये ऑप्शन आप लगा सकते हैं, क्योंकि 4.6 ये भी दिख रहा है, 4.6 ये भी दिख रहा है, लेकिन ये 4.67 है ना, तो इसको लगभग आप कितना मान सकते हैं, 8 मान सकते हैं। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक पतंग जमीन से इतने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, यह क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर अनंत एक डोर से बंधी है। तो डोर की लंबाई आपसे पूछा गया समथिंग में कितना लगभग होगा, आपको ये बताना है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक फिगर बना दूं ना, और कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, आपका सिर्फ 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 45 डिग्री का एंगल जब भी बनता है तो इनकी जो साइड का रेशियो क्या होता है, ये तो दोनों सेम होते हैं। 45 डिग्री में ये और ये दोनों सेम होते हैं, एक यूनिट होता है, और ये कितना होता है, √2 यूनिट होता है। क्या कह रहा है प्रश्न में ये कह रहा है कि एक पतंग जमीन से इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी कह सकते ये हाइट दिया गया, 1 यूनिट का मान दिया गया, आपने हाँ सर ये 1 यूनिट का मान दिया है। और हमसे पूछा कि डोर की लंबाई, यानी इसकी लेंथ हमसे पूछी गई, डोर की क्या पूछी गई, लेंथ आपको बताना। 1 यूनिट का मान दिया। अगर आप 353 में
353 में क्या करेंगे, 353.55 में 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, आपके हाथ से कोई फर्क नहीं होगा। आपको निकालना कितना, इतने यूनिट का मान निकालना। और जो इसका मान कितना होता है, अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ ना, रूट कितना 2, और इसका मान कितना होता है, आपने से इसका जो मान होता है 1 पॉइंट कितना होता है, 41 होता है। इसका करना है कि आपको मल्टीपल करना है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो जब भी इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये तो होगा नहीं, ये तो ऑलरेडी 300 से ऊपर दिख रहा है, ये ऑप्शन भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब ये करना है कि इसका लगभग आपको 1.5 गुना करना है। क्या करना, लगभग 1.5 गुना करना है। तो ये 375 दिख रहा है और ये 353 है, तो ये तो बहुत कम दिख रहा है। इसका लगभग 1.5 गुना कितना हो जाएगा, आपका क्या कह सकते हैं कि लगभग कितना आ जाएगा, 500 हो जाएगा। क्योंकि मुझे करना कि अप्रॉक्स में आंसर निकालना है। ऐसा नहीं कि आप पूरा इसका कैलकुलेशन कर जाएंगे, कुछ भी नहीं, आपको दिमाग का यूज करना होगा। ऑप्शन पर फोकस करेंगे। मैंने ऑप्शन पर फोकस किया तो 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकती, और तीसरा ऑप्शन देखें तो ये तो बहुत इसके करीब दिख रहा है, लगभग करीब दिख रहा है। इसका करना क्या, 1.5 गुना लगभग करना, तो ये इसका 1.5 गुना तो है नहीं, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। तो फाइनली एक ही ऑप्शन मेरे पास बचा, इस पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और ये प्रश्न की आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया अंडर ग्रेजुएट में 2025 में, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक दीवार के सहारे खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण कितना दिया गया, 45 डिग्री। सीढ़ी नहीं, दीवार से सीढ़ी की पाद की दूरी कितना दी गई, 4.2√2 मीटर है, सॉरी 4√2 मीटर है। तो सीढ़ी की लंबाई आपसे पूछिए कितना है। प्रश्न में देखिए कह रहा है, अगर मैं फिगर बनाऊं ना, यहां से हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाते रहे, और ये देखिए 45 डिग्री का एंगल बना है। जब भी 45 डिग्री का एंगल बनता है तो साइड का रेशियो अब आपको पूरी तरह से याद हो गया होगा। ये 1 यूनिट होता है, ये 1 यूनिट होता है, और ये कितना होता है, 2 यूनिट होता है, √2 यूनिट होता है। क्या ये बात क्लियर है आप में? हाँ सर, ये बात क्लियर है। हमसे पूछा कि सीढ़ी की लंबाई यानी इसका मान पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। और ये दिया क्या, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दिया, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दिया गया 4.4√2 दिया। कह सकते हैं ये जो 4√2 है ये कितने यूनिट का मान, आपका सिर्फ 1 यूनिट का मान है। अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो कोई फर्क होगा नहीं। हमसे पूछा कि सीढ़ी की लंबाई यानी √2 यूनिट का मान पता करना, तो √2 यूनिट का लाके इसमें गुणा कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। एक्चुअल में जब मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 मीटर आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, भूतल पर स्थित किसी बिंदु Y से एक लैंप पोस्ट के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया गया, 45 डिग्री। यदि लैंप पोस्ट के पाद बिंदु से बिंदु Y की दूरी कितना दी गई, 80 मीटर है, तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई आपसे पूछी है। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दूं, कितने डिग्री का एंगल बना, आपने सिर्फ 45 डिग्री का एंगल बना, मीन्स 45 डिग्री का एंगल बना। अगर ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो इनकी भुजाओं के बीच का रेशियो क्या होता है, ये 1 यूनिट होता है, ये 1 यूनिट होता है, और ये कितना होता है, √2 यूनिट होता है। क्या ये बात कंफर्म है आपने? हाँ सर, ये बात कंफर्म है। ये एक्चुअल में दिया गया, कह रहा है कि यहाँ से यहाँ की दूरी दी गई, यहाँ से यहाँ की दूरी आपको दी गई, कितना दी गई, 80 मीटर। आपसे पूछा कि 1 यूनिट का मान पूछा है, कह सकते हैं ये तो दोनों सेम। देखिए 1 यूनिट का मान दिया कि और 1 यूनिट का मान पूछा, तो ये तो सेम रहेगा, तो इसका आंसर यही आ जाएगा। क्योंकि अगर देखेंगे तो 1 यूनिट का मान दिया के और आपसे पूछ क्या रहा है, 1 यूनिट का यानी ऊंचाई पूछा, तो ऊंचाई का मतलब 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान पूछा तो कितना आ जाएगा, 80 मीटर ही तो आएगा। आपने हाँ सर 80 मीटर ही आएगा। डायरेक्ट देख करके आंसर बता सकते, क्योंकि ये दोनों सेम होता है। अगर यहाँ से यहाँ का दूरी दिया गया और ऊंचाई पूछिए तो ये दोनों सेम होते हैं, तो ऊंचाई, ये जो दूरी है ना, यही ऊंचाई का भी काम करेगी। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार टिकी हुई है कि वह भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी की लंबाई कितना दी गई, 10 मीटर, तो सीढ़ी का पाद दीवार से कितनी दूरी पर, आपसे ये पूछ, सीढ़ी का जो पाद दीवार से कितनी दूरी पर स्थित है, आपको यही बताना है। अगर मैं यहाँ पे, वैसे आप चाहे तो फिगर नहीं बना सकते, बिल्कुल शॉर्ट में कर सकते। शॉर्ट में करने का तरीका मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, पहले 2 क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ऐसे ऐसे आपको करना होगा। ठीक है, शॉर्ट में करना चाहे तो शॉर्ट में कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मैं बता सकता हूँ। लेकिन पीछे के 2 क्वेश्चन में, पहला और दूसरा क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं उसको रहने दे रहा हूँ। शॉर्ट में अगर आपको करना तो ये आपके लिए क्या होमवर्क है, इसको कर लीजिएगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कितने डिग्री का एंगल बना, आपने से ये जो एंगल बन रहा है ना, 60 डिग्री का एंगल बना।
जब भी 60 डिग्री का एंगल बनता है तो भुजाओं के बीच का साइड का रेशियो क्या होता है, ये √3 यूनिट होता है। और ये हमारा कितना होता है, आपने सर ये हमारा 1 यूनिट होता है और ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 यूनिट होता है। मैं आपको पीछे सब लिखवा चुका हूँ रेशियो। क्या ये बात क्लियर है आपने? हाँ सर ये बात क्लियर है। कह रहा है कि सीढ़ी की लंबाई, ये किसको शो करेगा, सीढ़ी की लंबाई को शो करेगा, यानी 2 यूनिट का मान दिया। ये जो 10 है ना, कितने यूनिट का मान, 2 यूनिट का मान दिया गया। तो आपसे पूछा कि सीढ़ी का पार दीवार से कितना दूर है, यानी 1 यूनिट का मान आपसे पूछना चाह रहा है। 1 का ला के गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, कितना आ जाएगा, आपने सर 5 मीटर आएगा। इस प्रश्न का जो आंसर आएगा 5 मीटर आएगा। और ये प्रश्न की आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2025 में, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दीवार के सहारे लगी हुई एक सीढ़ी भूमि के क्षैतिज 60 अंश का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 10 मीटर दूर है तो सीढ़ी की लंबाई आपसे पूछेगी कितना। क्या मैं डायरेक्ट कर दूं शॉर्ट में? आपने हाँ सर डायरेक्ट कर दिया, शॉर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट में करा दे रहा हूँ, यानी फिगर बनाने की कोई झंझट नहीं है। देखिए जब भी 60 डिग्री का बनता है तो मैंने आपको बताया था कि रेशियो क्या होता है, इनकी साइड के बीच का रेशियो क्या होता है, ये हमारा √3 होता है और ये हमारा 1 होता है और ये हमारा क्या होता है, 2 होता है। अभी मैं आपको पिछले प्रश्न बता चुका हूँ, यही तो रेशियो बनता है। आपने हाँ सर यही रेशियो बनता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। जब भी 60 डिग्री का एंगल बनेगा तो साइड के बीच का ये रेशियो होगा। कर सकते हैं आपने? हाँ सर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे कि यहाँ से देखिए सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 10 मीटर दूरी है, यानी कह सकते हैं यहाँ से जो नीचे से यहाँ से जो फिगर बनाएंगे, यानी यहाँ से यहाँ का मान दिया गया कितना, इतना, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 1 यूनिट का मान दिया गया। ये जो 10 मीटर है ना, कितने यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान है। आपसे पूछा कि सीढ़ी की लंबाई, यानी 2 यूनिट का मान पूछना चाह रहा है, तो 2 का ला के गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आपने सर 20 मीटर हो जाएगा। सीढ़ी की लंबाई कितना हो गई, आपने सर 20 मीटर हो गई। अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन इसका मैच करें। बाकी अगर आप इसे फिगर बना के सॉल्व करना चाहते तो फिगर बना के सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रश्न आपके लिए क्या होमवर्क है, फिगर से बना के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, किसी मीनार की छाया इसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण आपसे पूछेगा। अगर मैं यहाँ पे एक फिगर बना दूं ना, यहाँ पे देखिए ये कोई मीनार है। अब जो मीनार की जो छाया मैं मान लो इधर ये छाया बन रही है, छाया कह रहा है कि इसकी ऊंचाई का कितना, √3 गुना। अगर यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, अगर मैं इसको मिला दूं तो राइट एंगल ट्रायंगल, ये मीनार की हाइट है, ये क्या है, मीनार की हाइट, और इसकी ये क्या बनी, छाया बन रही है। अगर यहाँ से छाया बने तो इसका कितना, √3 गुना। अगर हम लोग मान ले कि मीनार की ऊंचाई कितना, 1 यूनिट माना, मीनार की ऊंचाई कितना, 1 यूनिट हम लोग मानते हैं, तो इसका ये कितना है, √3 गुना 1 का √3 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, आपने सर ये √3 ही होगा। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर ये चीज इतना है ना, अगर मैं आपसे हाइपोटेनस पूछूं तो कितना हो जाएगा, आपने सर हाइपोटेनस जो हमारा होगा ये 2 यूनिट होगा। क्या ये बात क्लियर है? आपने हाँ सर ये बात क्लियर है। ये देखिए किस एंगल पर ये रेशियो बनता है, ये हमारा 1 होता है, ये 2 होता है और ये √3 होता है। तो किस एंगल पर बनता है, आपने सर ये अगर देखा जाए तो 30 डिग्री के एंगल पर ये बनता है, ये रेशियो बनता है। आपने हाँ सर ये बात कंफर्म है, पीछे मैं आपको कॉन्सेप्ट में भी बता चुका हूँ, बात क्लियर है? आपने हाँ सर। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि x मीटर ऊंचे किसी खंभे की छाया इतना मीटर हो, सूर्य का पूछा कि उन्नयन कोण आपसे पूछा गया कितना, एलिवेशन एंगल आपसे पूछा गया कितना होगा। अगर देखिए मैं मान लो इतना मीटर, ये x मीटर क्या कोई खंभा, ये x मीटर ऊंचाई का कोई खंभा है। अब इसकी जो छाया बढ़ रही है वो कितना बढ़ रही है, हम लोग मान लेते हैं इसकी जो छाया है ये पोल है और इसकी छाया इधर बढ़ रही है। अगर मैं यहाँ से एक मिला दूं, इनको मिला दूं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। आपने यहाँ से ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। कह रहा है कि अगर x मीटर ऊंचाई, ये जो खंभे की ऊंचाई कितना देगी, x मीटर, अगर ये x मीटर है ना और ये कितना है, आपने इसकी छाया जो बन रही है x अपान कितना बन रही है, √3 बन रही है। ये बात क्लियर है? आपने हाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से क्लियर है। तो हमसे पूछना क्या चाह रहा है, हमसे ये पूछना चाह रहा है ना, देखिए करना क्या मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे आपको पता है। देखिए अब करना क्या, आपको इसमें कुछ लगाना होगा। हमसे पूछा कि कितने डिग्री का ये एंगल बनेगा। अब यहाँ से ये देखिए, अगर मैं आपसे पूछूँ ना, देखिए आपको ये पता होगा परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर
हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और ये क्या होता है, बेस होता है। क्या ये आपको पता है? मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ। ये देख क्या रहा है, अगर ये थीटा एंगल दिख रहा है, अगर ये थीटा एंगल दिख रहा है तो इसके सामने की जो भुजा होती है हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपान क्या बेस किस में दिख रहा है आपने सर, ये हमारा क्या होता है, 10 होता है। क्या होता है, ये हमारा 10 होता है। बात क्लियर है आपने? हाँ सर ये बात क्लियर। 10 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर दिया गया बेस, थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है और थीटा से लगी हुई भुजा ये हमारा बेस का काम करती है। ये मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपको बता चुका हूँ, बहुत बाकायदे बता चुका हूँ। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे ना, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, 10 लगाऊँ, यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, 10 लगाऊँ, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे 10 थीटा, तो यहाँ से ये x परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, बेस होता है। बेस कितना दिया, x। और ये जो रूट थ्री है ना, ये पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये x से x कट गया, तो यहाँ से देखिए 10 थीटा बराबर कितना आ गया, इतना। तो अगर आप देखेंगे टेबल में, आप देखेंगे तो 10 कितने डिग्री का मान √3 होता है आपने सर, 10 60 अंश का मान जो है ना √3 होता है। तो थीटा का मान आपको पता चल गया कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई आपने? हाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से समझ में आ गई। तो थीटा का मान कितना बता सकते हैं आप, 60 डिग्री बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 16 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, कोई पतंग 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। यदि डोर की लंबाई कितना दी गई, डोर की लंबाई 100 मीटर दी गई है, तो क्षैतिज धरातल से डोर के झुकाव की माप पूछा गया कितने डिग्री में होगा, आप बताइए। अगर मैं मान लूँ कोई पतंग 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ी, ये क्या है, हाइट को शो करेगा और ये यहाँ से इसकी डोर को शो करेगा। अगर मैं यहाँ से एक ट्रायंगल बना दूँ ना, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग ट्रायंगल बना देते, ये थीटा का मान हमसे पूछा है, ये डोर की लंबाई को शो करेगा और ये पतंग यहाँ से मैं मान लो ये हमारी क्या पतंग है, ये हमारी क्या पतंग है, तो ये पतंग की हाइट को शो कर रहा है और ये डोर की लंबाई को शो करेगा। तो यहाँ से यहाँ जो झुकाव होगा ना, यहाँ से जो झुकाव होगा ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, आपसे ये पूछा गया। जबकि आपको पता है यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये कितना दिया गया, 50 मीटर दिया गया और ये कितना दिया गया, 100 मीटर दिया गया। ठीक है, तो हमसे इसका मान पूछना चाह रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूं ना, तो ये हमारा 1 यूनिट आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 2, यानी इनके बीच में ये आ गया। अब देखिए अगर मुझे ये पता है, हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो मुझे बेस निकाल सकता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से। इसका स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा और इसको ले जाकर घटाएंगे 1, तो क्या मिलेगा 3, और यहाँ से जब लगाएंगे तो रूट हो जाएगा √3। इसका मान कितना आ गया, आपने से इसका जो मान आ गया ना √3 आ गया। क्या ये बात कंफर्म है आपने? हाँ सर ये बात हमको कंफर्म हो गई कि इसका जो मान है √3 आएगा। अब ये देखिए साइड के बीच में, भुजाओं के बीच में ये जो रेशो बनता है ना, कितने डिग्री पर बनता है आपने सर, ये जो बनता है रेशो 30 डिग्री पर बनता है। 30 डिग्री पर ये √3 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है कि नहीं होता है आपने? यहाँ से तो यहाँ से जो थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा आपने सर, थीटा का मान 30 डिग्री हो जाएगा। यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आंसर। यही आपसे पूछा है, सी ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 17 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि किसी लड़के की प्रतिछाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, उसकी ऊंचाई के बराबर, जो लड़के की हाइट है और जो उसकी छाया दोनों आपस में इक्वल है, तो सूर्य का उन्नयन कोण। देखिए आपको पता है कि जब ये लड़की की हाइट हो गई, मैं मान लो कोई लड़की खड़ी है, अब इसकी क्या बढ़ रही है, यहाँ पे प्रतिछाया बढ़ रही है। ठीक है, प्रतिछाया बढ़ रही आप में, अगर ये और ये दोनों सेम है ना, मैं मान लो अगर ये 1 यूनिट है ना, तो ये 1 यूनिट है, ये दोनों किस में सेम होता है आपने सर, ये दोनों अगर देखा तो 45 डिग्री में सेम होता है। तो थीटा का मान आपसे पूछा, तो क्या थीटा का मान आप नहीं बता सकते, आपने सर बता सकते हैं, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर ये दोनों सेम है ना, तो उस केस में थीटा का मान कितना होता है, 45 डिग्री होता है। ये दोनों सेम एक ही में बस होता है, 45 डिग्री में होता है। इसको बाकी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, ये कितना होगा √2, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस आपको ये पता करना, अगर ये दोनों सेम है ना, तो कितने डिग्री का मान बनेगा, 45 डिग्री का मान बनेगा। बस आपको ये सीधा सा पॉइंट ध्यान में रखना होगा। कॉन्सेप्ट में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी अगर ये दोनों सेम रहेंगे तो 45 डिग्री का मान, यानी थीटा बराबर क्या होगा, 45 डिग्री आप बोल सकते हैं। बस अब रहने दे रहे हैं, इसके आगे मैं आपको अगली क्लास से पढ़ाऊंगा।